हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फोर्थ सेमेस्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स, उसकी यूनिट 2 का पार्ट ए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। और यहाँ से आपको या तो एक डेरिवेशन मिलेगा, इस पूरी यूनिट में एक ही डेरिवेशन है, या आपको 100% यहाँ से न्यूमेरिकल तो हर बार आता ही आता है। तो शुरुआत करते हैं। जो आपकी इस यूनिट का नाम है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। और पिछले लेक्चर्स में आपको पता चल चुका है कि हमें हर यूनिट में से 21 मार्क्स का एग्जाम में मिलता है और हमें उसमें से 14 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। एक क्वेश्चन आपको चॉइस में यहाँ से मिल जाता है और 2 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं। तो इस पर्टिकुलर यूनिट को हम स्टार्ट करने के लिए इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हम सीखेंगे कि व्हाट इज शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट और उनके डायग्राम्स। फिर डायग्राम्स को बनाने के लिए जो साइन कन्वेंशन की जरूरत होगी। फिर हम रिलेशन, यही एक डेरिवेशन है जो सबसे ज़्यादा आने की संभावना होती है और जो आता है कि रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड लोड इंटेंसिटी। एंड फाइनली जो कि 100% आते ही आते हैं हर बार, यहाँ से 1 या 2 न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। तो उन क्वेश्चंस में आपको सेकंड क्वेश्चन जो है वो रिलेशन वाला ही है। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की बारे में जानकारी लेंगे और कैसे डायग्राम्स को बनाया जाए। तो सबसे पहले शियर फोर्स क्या होता है कि शियर फोर्स एट एनी सेक्शन इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड एल्जेब्रिक सम? सम का मतलब है सीधे सीधे ऐड कर देना, और एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। तो पहले डेफिनेशन को समझते हैं और इसकी साइन कन्वेंशन को साथ में सीखते हैं। तो shear force at any section is equal to the algebraic sum of all the forces either to the left or to the right of the section line x dash। तो यदि आप, जो आपके स्क्रीन पर डायग्राम है जिसमें एक बीम है ए बी, जिस पर W1 W2 W3 3 लोड लगे हुए हैं जिनकी डिस्टेंस हमें दे रखी है, और हमारी सेक्शन लाइन, मतलब ये वो पॉइंट है या वो लाइन है जहां पर हमें शियर फोर्स निकालना है। तो हम इस लाइन के लेफ्ट वाले सारे फोर्सेस या राइट वाले सारे फोर्सेस, फोर्सेस का मतलब है लोड और रिएक्शन दोनों, तो उन सब का एल्जेब्रिक सम निकाल लेंगे तो हमें शियर फोर्स मिल जाएगा। तो जैसा कि आपकी डायग्राम के नीचे ही 2 लाइनें लिखी हुई हैं कि शियर फोर्स, यदि हम लेफ्ट वाला पार्ट लेते हैं तो R1 ऊपर की तरफ, और हमारी साइन कन्वेंशन क्या कहती है कि यदि सेक्शन लाइन के लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ है तो वो पॉजिटिव लेंगे हम, तो हमारा R1 पॉजिटिव हो गया। और सेक्शन की लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ है तो हम उसे नेगेटिव लेंगे, तो W1 और W2 नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये वाली इक्वेशन हमारी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ से हमें शियर फोर्स मिल जाएगा। लेकिन यदि हम लेफ्ट हैंड साइड को नहीं लेना चाहते, राइट हैंड साइड को लेना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, उसको भी हम ले सकते हैं। अब राइट हैंड साइड पर यदि देखेंगे सेक्शन के, तो राइट हैंड साइड पर W3 नीचे की तरफ है, और राइट हैंड साइड पर यदि है और नीचे की तरफ है तो वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर W3 पॉजिटिव हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पर ऊपर की तरफ है तो उसे हम नेगेटिव लेते हैं, तो माइनस का R2। तो यहाँ से भी सेम वैल्यू आएगी, जो वैल्यू इस वाली इक्वेशन से आएगी वही वैल्यू शियर फोर्स की इस वाली इक्वेशन से आएगी। तो इस प्रकार से हम शियर फोर्स निकालते हैं। अब समझते हैं कि बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट भी इसी प्रकार है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट बेसिकली क्या काम करता है कि बीम को रोटेट करने की कोशिश करता है। तो बेंडिंग मोमेंट अबाउट एनी सेक्शन x dash is equal to the algebraic sum of moments of all the forces either to the left or to the right of the section line।
बस वहां पर क्या था, वहां पे फोर्सेस को लेना था शेयर फोर्स में, और बेंडिंग मोमेंट में हमें मूवमेंट्स को लेना है। चाहे वो लेफ्ट साइड के सारे फोर्सेस को का मूवमेंट ले लो और उन सबका एल्जेब्रिक सम कर दो। तो एल्जेब्रिक सम करने के लिए फिर से हमें साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन है कि यदि हम अपनी एनालिसिस लेफ्ट साइड से शुरू कर रहे हैं तो हमारी साइन कन्वेंशन ये रहेगी, क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। लेकिन यदि हम एनालिसिस राइट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं, मतलब इधर से, तो हमारी साइन कन्वेंशन उल्टी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो यदि इसके अनुसार आप लिखें, तो यदि हम लेफ्ट साइड को कंसीडर कर रहे हैं और इधर से शुरू कर रहे हैं, तो R1 इंटू एक्स, और ये R1 इंटू एक्स क्लॉकवाइज घूमेगा तो पॉजिटिव, तो R1 इंटू एक्स। W1 इंटू एक्स माइनस D1 एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। ऐसे ही W2 इंटू एक्स माइनस D2 ये नेगेटिव हो गया। तो यहाँ से हमारी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन यदि हम राइट हैंड साइड से ले रहे हैं तो साइन कन्वेंशन उल्टी होगी। तो W3 इंटू x1 माइनस D3, तो वो हमारा नेगेटिव, क्योंकि वो क्लॉकवाइज घूमेगा, और R2 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और एंटी क्लॉकवाइज को राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंगली हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो R2 x1 माइनस W3 x1 माइनस D3, ये हमारे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। और चाहे कोई सी भी इक्वेशन से हम निकालेंगे तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमारी सेम आएगी। तो पिछली दो स्लाइड्स में हमने बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स को निकालना सीखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इनको हम न्यूमेरिकल में कैसे यूज में लाएंगे। तो आपकी स्क्रीन पर न्यूमेरिकल है, बी में जिसके ऊपर 1 मीटर पर 8 किलो न्यूटन का, फिर उसके बाद डी से ई 2 मीटर की डिस्टेंस के लिए यूडीएल लगा हुआ है 4 किलो न्यूटन पर मीटर का, और उसके बाद 2 किलो न्यूटन का एक कंसंट्रेटेड लोड लगा हुआ है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम साइन कन्वेंशन को लिखेंगे। मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है क्योंकि जगह की कमी के कारण, आप लोगों को लेकिन एग्जाम में लिखना है। फिर उस साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए हमें रिएक्शंस को निकालना है। रिएक्शंस निकालने के लिए हमें सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स और सिग्मा एम, इन तीन इक्वेशंस का, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज करना है। और उसके द्वारा आपकी जो आर ए और आर बी की वैल्यू आ गई, वो आ गई 11 किलो न्यूटन एंड 7 किलो न्यूटन। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन निकाल के रख लेना है। अब हमारी वैल्यू आ गई आर ए और आर बी की, रिएक्शन की वैल्यू आ गई, उन वैल्यू को हमने वहां पर यूज करेंगे। अब हम लेफ्ट साइड से शुरू कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड वाली साइन कन्वेंशन लिख देंगे, और सबसे पहला पोर्शन जो पड़ेगा ए सी, अब हम उसकी एनालिसिस करेंगे। अब ए सी की एनालिसिस करने के लिए ए और सी के बीच में कहीं पर भी आप एक्स डिस्टेंस पर सेक्शन लाइन को एज्यूम कर लेंगे। अब आप इस सेक्शन लाइन पर शियर फोर्स निकालेंगे। तो सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड है तो पॉजिटिव, इसका मतलब शियर फोर्स आपका 11 किलो न्यूटन, क्योंकि आर ए की वैल्यू हमारी 11 किलो न्यूटन थी। और क्योंकि इसमें कहीं पर भी एक्स नहीं है तो ये ए से लेके सी तक ये आपका कांस्टेंट रहेगा। यदि हम इस सेक्शन लाइन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो 11 इंटू एक्स और क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से शुरू कर रहे हैं, तो 11x हमारा बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। क्योंकि इसमें x की वैल्यू आ गई है और x की पावर 1 है, तो ये y बराबर mx वाली कुछ सिचुएशन आ गई, जो कि किसकी वैल्यू होती है। डायग्राम जो बनेगा वो ए से सी को ज्वाइन करने के लिए दोनों पॉइंट पर, तो x बराबर 0 और x बराबर 1 पर हमने बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया 0 और 11, और उसको हमने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। तो शियर फोर्स हमारा 11 किलो न्यूटन कांस्टेंट रहेगा ए से सी तक, और बेंडिंग मोमेंट हमारा ए पर 0 और सी पर
11 किलो न्यूटन मीटर। तो इस प्रकार से हमारा एसी पोर्शन का shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। अब यदि हम नेक्स्ट पोर्शन को देखेंगे तो नेक्स्ट पोर्शन हमारा आ जाता है सीडी। जब सीडी पोर्शन को हम लेंगे तो शुरुआत हम क्योंकि लेफ्ट से कर रहे हैं तो ए से लेके सी और डी के बीच में कहीं पर भी हम एक सेक्शन लाइन को मान लेंगे और उसकी दूरी हम हमेशा ए से ही मानेंगे। मान सकते हैं सी से भी, लेकिन हमारी एक्स की वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी। चलिए, तो जो आपके स्क्रीन पर सेक्शन दिखाया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली फिर से शेयर फोर्स निकालते हैं। तो शेयर फोर्स यदि इस लाइन के अबाउट निकालेंगे तो ऊपर की तरफ 11 पॉजिटिव और 8 नीचे की तरफ है तो नेगेटिव, तो 11 माइनस 8 तो 3 किलो न्यूटन, और इसमें कहीं पर एक्स नहीं आया है तो इट मीन्स ये कांस्टेंट रहेगा। कहाँ से कहाँ तक? सी से डी तक। तो ये देख सकते हैं आप, ये वाला डायग्राम आपका सी से डी तक का तैयार हो गया, जिसे हम शेयर फोर्स डायग्राम बना रहे हैं जैसे धीरे धीरे। अब हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो फिर से इस लाइन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो 11 इंटू एक्स क्लॉकवाइज पॉजिटिव और 8 इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स माइनस 1 होगी तो वो नेगेटिव आ जाएगा। और इस पूरी इक्वेशन में भी एक्स की वैल्यू 1 है, मतलब एक्स की पावर 1 है। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y बराबर एम एक्स प्लस सी या एम एक्स माइनस सी 1। तो इसके अकॉर्डिंगली हम बेंडिंग मोमेंट को दो पॉइंटों पे निकालेंगे, एक सी पर और एक डी पर। तो जब हम सी पर इस सेक्शन लाइन को यदि हम सी पर ले जाएंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और इस सेक्शन लाइन को डी पर ले जाएंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो एक्स की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 2 रख करके हमारा बेंडिंग मोमेंट 11 एंड 14, और दोनों को कैसे मिलाना है? स्ट्रेट लाइन से। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला पोर्शन हमारा बेंडिंग मोमेंट का तैयार हो गया। अब इस क्वेश्चन का सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन आने वाला है, जिसको आप देख रहे हैं डी से ई तक, जो कि यूडीएल लगा हुआ है। तो पोर्शन डीई के लिए फिर से हमने डी और ई के बीच में कहीं पर भी सेक्शन लाइन को एज्यूम किया, और क्योंकि हम शुरुआत से इसको पूरी को x मानते हैं तो जितनी डिस्टेंस पर यूडीएल लगा हुआ है वो दूरी कितनी हो गई? x माइनस 2। और x माइनस 2 के अकॉर्डिंगली यदि हम इस यूडीएल को कंसंट्रेटेड लोड में चेंज करेंगे तो हमारा डायग्राम नीचे वाला तैयार हो गया। और इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली यदि हम सेक्शन लाइन पर शेयर फोर्स निकालेंगे तो सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई सबसे ऊपर वाली, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारी इक्वेशन हो गई 3 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2। आप देख रहे हैं कि शेयर फोर्स वाली इक्वेशन में एक्स की पावर 1 आई है तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसलिए अब हमें एक्स की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो डी पॉइंट पर और ई पॉइंट पर जो इसके आगे होगा कहीं पर हमें शेयर फोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 2, और ई पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 4। दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली, एक वैल्यू आई 3 और दूसरी वैल्यू आई माइनस का 5। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है स्टूडेंट, कंसंट्रेशन बना करके रखें। जब भी शेयर फोर्स किसी पोर्शन के लिए, कौन सा पोर्शन है? डीई, कि किसी पोर्शन के लिए शेयर फोर्स एक पॉइंट पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव, या एक पर नेगेटिव दूसरे पर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब बीच में कहीं पर वो जीरो हो रहा है। तो जब भी हमारी ये वैल्यू दिखे हमें कि एक पॉइंट पर पॉजिटिव और एक पॉइंट पर नेगेटिव आ रहा है, तो हमें वो वैल्यू निकालनी है कि कहां पर ये जीरो हो रहा है। उस वैल्यू को निकालने के लिए जो हमारी शेयर फोर्स की इक्वेशन है उसको हम जीरो के बराबर पुट कर देंगे। तो ये हमने जीरो के बराबर पुट कर दिया, उसको जीरो के बराबर पुट करके एक्स की वैल्यू निकाली, और एक्स की वैल्यू हमारी निकल करके आ गई 2.75।
इसका मतलब ये वो पॉइंट आ गया जहां पर हमारा शियर फोर्स 0 होगा। और इस पोर्शन को हमें किससे जोड़ना है? डी पॉइंट पर 3 है वैल्यू, प्लस की 3, और ई पॉइंट पर माइनस का 5, और 2.75 डिस्टेंस पर ये 0 हो रहा है। तो यदि आप इतनी पॉइंट को देखें तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर 3 है, यहाँ पर माइनस का 5 है, और इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दिया है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये अभी आपने निकाली है कि 2.75 मीटर पर आपका शियर फोर्स 0 हो गया। तो इसीलिए आपने इसको लिख दिया SF बराबर 0। तो हमारा शियर फोर्स डायग्राम बन गया इस पोर्शन के लिए। अब हम इस पोर्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो जब हम इस लाइन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो 11 इंटू एक्स, 8 इंटू एक्स माइनस 1 और 4x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 2, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी जनरेट हो जाएगी। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन इस प्रकार से लिखी जाएगी। और इस इक्वेशन में यदि आप देखें तो x की पावर 2 आ गई, मतलब x स्क्वायर आ गया। तो x स्क्वायर का क्या मतलब है? पैराबोलिक। तो पैराबोलिक कर्व बनेगा, हमारा जो डायग्राम बनेगा उसमें पैराबोलिक कर्व बनेगा। अब हमने डी और ई पॉइंट पर फिर से बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया। एक पॉइंट पर 14 आया, दूसरे पर 12 आया। लेकिन यदि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है जिसमें शियर फोर्स ने अपना साइन चेंज करा है और उसी पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हो, तो आपको जिस पॉइंट पर शियर फोर्स 0 होगा उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मतलब जैसे आपका डी पॉइंट पर 14 आया है और ई पॉइंट पर 12 आया है, तो वो वैल्यू इन दोनों वैल्यू से ज्यादा आएगी। तो यदि आप बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे कहां पर? जहां पर शियर फोर्स 0 है। और शियर फोर्स कहां पर 0 था? x बराबर 2.75 पर। तो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन में आपने x की वैल्यू 2.75 रखेंगे। तो यदि आप इस इक्वेशन में 2.75 रखेंगे तो आपकी वैल्यू 15.125 आ जाएगी। इसका मतलब दोनों से ज्यादा है, मैक्सिमम आ रही है वैल्यू। तो शेयर फोर्स जहां पर 0 होगा वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, और ये वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने डी पॉइंट पर 14 निकाला, ई पॉइंट पर 12 निकाला, लेकिन जहां पर शेयर फोर्स 0 है वहां पर इसकी वैल्यू 15.125 आई। और कर्व को हमें कैसा बनाना है? पैराबोलिक। तो इस प्रकार से आपने पैराबोला को बना दिया। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। अब हम जब इससे अगले पोर्शन पे पहुंचेंगे EF, तो हमारा जिस पोर्शन में UDL था, और यदि हमने उस पोर्शन को पार कर लिया है और उससे अगले पोर्शन में पहुंच गए हैं, तो हमारा UDL एक कंसंट्रेटेड लोड की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो डायग्राम आपके स्क्रीन पर ये बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि 4 इंटू 2 8 किलो न्यूटन, और इन दोनों के मिडिल पॉइंट पर मतलब 1 मीटर पर। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली यदि हम इस लाइन के अबाउट, सेक्शन लाइन के अबाउट क्या निकालेंगे? शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो शियर फोर्स कितना आएगा? 11 माइनस 8 माइनस 8, तो हमारा कितना आ गया? माइनस का 5। और माइनस का 5 मतलब कांस्टेंट, इसमें x की वैल्यू कहीं नहीं है। तो आप ये वाला पोर्शन देख करके समझ सकते हैं कि -5 से -5 कांस्टेंट है। तो आपका शियर फोर्स डायग्राम बन गया। और बेंडिंग मोमेंट जब आप इस लाइन के अबाउट निकालेंगे तो 11 इंटू एक्स, फिर 8 इंटू एक्स माइनस 1, फिर 8 इंटू एक्स माइनस 3। और क्योंकि इसमें x की पावर पूरी इक्वेशन में 1 है, तो ये y बराबर mx प्लस c वाली इक्वेशन बनेगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी। और E पॉइंट पर x की वैल्यू 4 और F पॉइंट पर x की वैल्यू 5। तो दोनों पॉइंट पर आपको बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। और दोनों पॉइंटों को कैसे मिलाना है? स्ट्रेट लाइन के द्वारा मिलाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 से 7 स्ट्रेट लाइन के द्वारा आपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बना दिया।
लास्ट पोर्शन आ गया आपका एफ बी। लेकिन क्योंकि हमने सारी एनालिसिस लेफ्ट से करी है, तो एक एनालिसिस हम राइट से करके इसलिए दिखा रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि चाहे लेफ्ट से हम डायग्राम बनाए चाहे राइट से डायग्राम बनाए, डायग्राम बिल्कुल सेम आएगा। तो राइट वाले पोर्शन से जब हम शुरू करेंगे तो केवल एक चीज का अंतर पड़ेगा कि हमारी साइन कन्वेंशन जो है वो रिवर्स हो जाएंगी। तो यदि आप इस पोर्शन के लिए देखेंगे तो ये डायग्राम बनेगा और सेक्शन लाइन के राइट हैंड साइड में अपवर्ड नेगेटिव होता है। तो शेयर फोर्स हमारा हो गया -7। तो यहाँ पर -5 था, फिर थोड़ा सा नीचे और आए और -7। तो ये वाला डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। और इस पूरे डायग्राम को हम कहते हैं शेयर फोर्स डायग्राम। अब इस पोर्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो यदि हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो इस लाइन के अबाउट ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और जब हम राइट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो 7 इंटू एक्स, अब क्योंकि इसमें एक्स आ गया और एक्स की पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब x की वैल्यू यदि हम देखें तो b पॉइंट पर 0 और x की वैल्यू f पॉइंट पर 1, दोनों पर वैल्यू पुट कर दिया आपने, तो आपका 0 से 7 और स्ट्रेट लाइन डायग्राम बनेगा, जो कि आप देख सकते हैं कि ये आपने 0 से 7 आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कैसे बनाया जाता है ये सिखाने की कोशिश की है। और उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप जब करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें अपने यदि डायग्राम को चेक करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है ये। हम अपने डायग्राम को चेक कर सकते हैं, पूरा डायग्राम बन गया कि हम हमारा जो डायग्राम बना है वो सही बना है नहीं बना है। तो कैसे चेक करेंगे, यदि हमारे किसी पोर्शन में पॉइंट लोड लगा हुआ है तो उस पोर्शन में शियर फोर्स कांस्टेंट होगा और बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन यदि किसी पोर्शन में यूडीएल लगा हुआ है तो ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पहुंच जाएगा, शियर फोर्स स्ट्रेट लाइन बनेगा और बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक बनेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर x की पावर 0 है तो यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 है तो यहाँ x की पावर 2 है। तो इसी प्रकार से यदि यूवीएल होगा तो x की पावर 2, मतलब शेयर फोर्स आपका पैराबोलिक बनेगा और जो बेंडिंग मोमेंट है आपका वो डायग्राम आपका क्यूबिक बनेगा। तो यदि इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली, इस टेबल के अकॉर्डिंगली आप अपने डायग्राम को चेक करें तो आप देखें जहां जहां पर पॉइंट लोड लगे हुए हैं उस पोर्शन में कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ कांस्टेंट, सेकंड वाले में भी कांस्टेंट। लेकिन जहां पर यूडीएल आ गया वहां पर स्ट्रेट लाइन आएगा शियर फोर्स और पैराबोलिक आएगा आपका बेंडिंग मोमेंट। फिर से पॉइंट लोड आ गए तो ये कांस्टेंट आ गया, ये भी कांस्टेंट आ गया, और ये स्ट्रेट लाइन और ये भी स्ट्रेट लाइन। तो अपने डायग्राम को चेक कर सकते हैं कि कहीं हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है, और इसके टेबल के अकॉर्डिंगली हम अपने डायग्राम को चेक कर सकते हैं। इकलौता डेरिवेशन है ये शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वाली यूनिट का, यूनिट नंबर 2 का। और यदि डेरिवेशन आएगा तो यही आएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और डेरिवेशन इस चैप्टर में नहीं है। तो चलिए समझते हैं इस डेरिवेशन को। इस डेरिवेशन को समझने के लिए 3 डायग्राम कैसे कैसे जनरेट हुए हैं इनको समझना जरूरी है। हमने एक बीम ले रखी है ए बी, और उस बीम पर कोई भी लोड लगा हुआ है, हमें पता नहीं है किस प्रकार का लोड है। और एनालिसिस करने के लिए हमने ए पॉइंट से एक्स दूरी पर एक डी सी एलिमेंट ले लिया, बहुत छोटा सा, जिसको हमने एनलार्ज करके नीचे दिखाया हुआ है यहाँ पर। तो यदि हमने इसे एनलार्ज कर दिया तो ये डायग्राम, मतलब dx लंबाई पर जो कि डी सी है, उस लंबाई पर आपका जो लोड लगा हुआ है वो आपको रेक्टेंगुलर नजर आएगा क्योंकि बहुत छोटा है। तो इसके लेफ्ट साइड में एफ हमने एक फोर्स दिखाया है जिसे हम शियर फोर्स कह रहे हैं। मतलब इसके लेफ्ट साइड में जितने भी फोर्सेस हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम
shear force F से डिनोट किया गया है। क्योंकि हमने ये पॉइंट मिड पॉइंट से इधर लिया है तो इस तरफ लोड ज्यादा है, तो इस तरफ जो shear force है वो थोड़ा सा ज्यादा लिया है, F प्लस DF। क्योंकि इस तरफ shear force कम है, इसका मतलब नंबर ऑफ फोर्सेस कम है, तो इस तरफ जो मूवमेंट यदि हमने M माना है तो इसके राइट हैंड साइड में जो मूवमेंट होगा वो थोड़ा सा ज्यादा मानेंगे, M प्लस DM। और इस लोड की लोड इंटेंसिटी हमने मान ली स्मॉल w न्यूटन पर मीटर, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई गई है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको नीचे दिखाया गया है। तो यूडीएल को कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, W इंटू डिस्टेंस, तो W इंटू डिस्टेंस और इसके मिडिल पॉइंट पर तो dx/2 बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है, जो ऊपर वाले डायग्राम में है वो नीचे वाले डायग्राम में। अब हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच में एक रिलेशन निकालना है, तो हमने सिग्मा वाई बराबर 0 कर दिया। और सिग्मा वाई बराबर 0 का क्या मतलब है, जो फोर्सेस ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव और जो नीचे की तरफ है वो नेगेटिव। तो एफ हमारा ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, डब्ल्यू डी एक्स जो है वो हमारा नीचे की तरफ है नेगेटिव, और एफ प्लस डी एफ भी हमारा नीचे की तरफ है नेगेटिव। तो यदि आप सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये आपका बन जाएगा W बराबर स्मॉल w, जिसे हम लोड इंटेंसिटी कह रहे हैं। बेसिकली जो लोड इंटेंसिटी है उसे हम W से डिनोट कर रहे हैं। तो दैट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द shear force डायग्राम विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन के साथ में df अपॉन dx, और df अपॉन dx क्या है, स्लोप ऑफ shear force डायग्राम। तो लोड इंटेंसिटी is equals to negative times rate of change of shear force with respect to x। तो ये रिलेशन आ गया लोड इंटेंसिटी एंड shear force में। जब हमने सिग्मा m बराबर 0 करा किस पॉइंट के अबाउट, C पॉइंट के अबाउट, तो आप देखिए m क्लॉकवाइज है पॉजिटिव, f इंटू डी एक्स क्लॉकवाइज है पॉजिटिव, w डी एक्स एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, और माइनस का m प्लस डी एम नेगेटिव, और w डी एक्स इंटू डी एक्स बाई 2 नेगेटिव। तो टोटल मिला करके यहाँ पर जो सॉल्व करके आया वो आया f बराबर dm अपॉन dx। तो यहाँ से क्योंकि हमने w dx स्क्वायर अपॉन 2 को नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये बेसिकली क्या बताता है हमें कि shear फोर्स कहीं पर भी आप निकालोगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये रिलेशन हमने दोनों के बीच में निकाल दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू द shear force। नाउ क्योंकि अभी अभी हमने टेबल में देखा था कि यूवीएल वाले केस में, यदि आप अपने टेबल को ध्यान से देखें कि यूवीएल वाले केस में shear फोर्स क्या बन रहा था, पैराबोलिक, और बेंडिंग मोमेंट क्यूबिक। तो इसको हम एक छोटे से क्वेश्चन के द्वारा, जिसमें केवल हम यूवीएल वाले पोर्शन की एनालिसिस करेंगे और हम समझेंगे कि यूवीएल को एनालिसिस करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और इस डायग्राम में ये एरो का एक मिस्टेक है जिसे आपको करेक्ट करना है कि ये इस प्रकार से ऊपर की तरफ यहाँ पे लिखा जाएगा m प्लस dm, ये यहाँ पर भी चेंज होगा, ये यहाँ पर भी ऊपर की तरफ ही आएगा, और नेक्स्ट वाले पेज पर भी ये ऊपर की तरफ ही आएगा। क्योंकि आप अपनी इक्वेशन जब आपने सिग्मा m बराबर 0 करा है तो यहाँ पर इसको नेगेटिव लिया है, और नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज को लेंगे तो ये यहाँ पर इस प्रकार से लगेगा, और ये वैल्यू आपको यहाँ पर मेंशन करनी है।
चलिए तो समझते हैं यूवीएल का केस। ये आपकी स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल है जिसमें यूवीएल लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है सॉल्यूशन करने के लिए, कि साइन कन्वेंशन को लिखना होता है, देन रिएक्शन निकालनी होती है। तो हमने रिएक्शन निकाल करके पहले ही बता दिया आपको कि आर ए की वैल्यू 20 आएगी और आर डी की वैल्यू 60 आएगी। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यदि आप ध्यान से देखेंगे, यूवीएल वाले केस को हम सॉल्व करेंगे जो कि बीसी पोर्शन है। तो सबसे पहले बीसी पोर्शन को ही लेंगे। यदि हमने लेफ्ट साइड से बीसी पोर्शन को लिया और उसको कहीं से कट कर दिया तो ये ऊपर वाला डायग्राम आपको नजर आएगा। अब इस डायग्राम का हम जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे या लोड को कन्वर्ट करेंगे तो स्टूडेंट हमें इतने पोर्शन की जरूरत पड़ेगी। ये जो जहां पर सेक्शन लाइन आ रही है वहां पर लोड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो इसे निकालने के लिए हमने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया ऐसे करके, और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से यदि आप देखें तो ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं कि 60 अपॉन टोटल डिस्टेंस 2 मीटर बराबर, यहाँ पर यदि हम इसे डब्ल्यू डैश मान लें तो डब्ल्यू डैश अपॉन एक्स माइनस 1। तो यहाँ से डब्ल्यू डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 इंटू एक्स माइनस 1। अब यदि हम इस ट्राइंगल का लोड निकालना चाहें तो लोड कैसे निकलेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया एक्स माइनस 1, हाइट कितनी हो गई डब्ल्यू डैश, और डब्ल्यू डैश कितना है 30 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये इक्वेशन आपने लिख दी और यहाँ से आपका लोड आ गया 15 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इतना तो लोड आपने लगा दिया। और यूवीएल के केस में लोड कैसे लगाते हैं कि जो हमारा 90 डिग्री वाला बिंदु होता है यहाँ से L/3 पर, मतलब ये दूरी जो होती है ये होती है L/3। तो यदि आप देखेंगे तो ये हमारी डिस्टेंस कितनी है x माइनस 1। तो यहाँ से L/3 कितना होगा x माइनस 1 अपॉन 3, और बचेगी कितनी 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 3। तो इस प्रकार से आपने इस यूवीएल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कंसंट्रेटेड लोड में। अब यदि हम इसके लिए शेयर फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे सेक्शन लाइन के लिए तो ये 20 पॉजिटिव हो गया और 15 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ये नेगेटिव हो गया। तो ये हमारा ये वाली इक्वेशन आ गई। अब क्योंकि इसमें x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आ गया कहीं ना कहीं, तो पैराबोलिक कर्व बनेगा। और पैराबोलिक कर्व के साथ साथ हमें दोनों पॉइंट्स पर बी और सी पर इसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो बी पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है 1 और सी पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है 3। तो जब हमने 1 और 3 रखा तो क्या आ गया पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया। तो फिर से लास्ट वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि यदि शेयर फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए तो शेयर फोर्स कहीं ना कहीं जीरो हो रहा है बीच में, और उसे निकालने के लिए उस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करेंगे कि शेयर फोर्स की इक्वेशन को जीरो के बराबर पुट कर देंगे। और जब हम उसे पुट कर देंगे तो इस वाली इक्वेशन को जीरो के बराबर पुट कर देंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2.154 की ए पॉइंट से 2.154 की दूरी पर हमारा शियर फोर्स जीरो हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली यदि आप शियर फोर्स डायग्राम को देखेंगे तो ये आपका 2.154 की दूरी पर आपका शियर फोर्स जीरो हो गया। और क्योंकि एक्स स्क्वायर आया था तो आपने इस पोर्शन में इस प्रकार से डायग्राम बनाया पैराबोलिक। और क्योंकि बी पॉइंट पर 20 आया था और सी पॉइंट पर माइनस का 40 आया था तो आपने ये, स्टूडेंट डायग्राम को देख करके ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको कि 20 थोड़ा ज्यादा लग रहा है और 40 थोड़ा कम लग रहा है। ये सब डायग्राम नॉट टू स्केल है, योर वैल्यू शुड बी करेक्ट, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब हम इस पोर्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो जहां पर शियर फोर्स जीरो है वहां पर बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये आपका डायग्राम था। अब इसके लिए हमें बेंडिंग मोमेंट निकाला। बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन जब इसके अबाउट निकालोगे
तो 20 इंटू एक्स माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और साथ में मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1/3, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। और इस इक्वेशन को यदि आप देखें तो एक्स की पावर 3 आ गई, क्यूबिक बनेगी, ये इक्वेशन क्यूबिक बनेगी। तो हम बी और सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम बी पॉइंट पर एक्स बराबर 1 था और सी पॉइंट पर एक्स बराबर 3 था। दोनों पॉइंट पर हमने निकाल ली वैल्यू 20 और 20, मतलब दोनों पॉइंट पर सेम वैल्यू आ गई। लेकिन हमें तो क्यूबिक कर्व बनाना है, और क्योंकि इस पोर्शन में शियर फोर्स 0 हो गया था, तो शियर फोर्स की वैल्यू जहां पर 0 थी वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो x बराबर 2.154 हमने इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारी x की वैल्यू आ गई, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ गई 35.4। ये आपकी बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो अब हमें बी पॉइंट पर पता है कितना आया है 20, सी पॉइंट पर कितना आया है 20, लेकिन जिस पॉइंट पर शियर फोर्स 0 है उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना आया है 35.4 मैक्सिमम वैल्यू। और इसे मिलाना है हमें क्यूबिक कर्व। ये हमारा देखने में पैराबोलिक लग रहा होगा लेकिन ये क्यूबिक है। तो यदि एग्जाम में आपको सही मार्क्स लेने हैं तो इसको आप एग्जाम में ऐसे भी लिख करके आ सकते हैं, क्यूबिक कर्व। सो स्टूडेंट्स, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स दोनों आपको इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए हमने सिखाए। लेकिन एक पॉइंट और आपको इसमें बताना है, क्योंकि आप यदि इस बीम को देखेंगे तो ये बीम एक ओवरहैंगिंग बीम है, और जब भी ओवरहैंगिंग बीम होगी तो उस बीम में हमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन भी मिलेगा। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होता है कि वो पॉइंट जहां पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है। इसलिए जब हम इस पोर्शन से आगे बढ़े तो सीडी पोर्शन की हमने एनालिसिस करी, और सीडी पोर्शन की एनालिसिस करी जब हमने, तो हमें पता चला कि जब हम सीडी पोर्शन की वैल्यूज निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट की, और उन वैल्यूज को देखेंगे कि सी पर वैल्यू पॉजिटिव है और डी पर वैल्यू नेगेटिव है। आप देख सकते हैं अपने डायग्राम को यहाँ पर कि सी पर आपकी पॉइंट जो है वो बेंडिंग मोमेंट कितना है 20, और डी पर कितना है आपका, डी पर है माइनस का 20, यहाँ पर प्लस का 20, यहाँ पे माइनस का 20। तो कैसे निकालेंगे, तो जो इस पोर्शन की इक्वेशन होगी उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो वो पॉइंट आ जाएगा कि यहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट 0 हो गया है। और जिस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट 0 होगा उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। और जब भी आपकी ऐसी कोई बीम होगी जिस बीम में, मतलब ओवरहैंगिंग होगी, जिस बीम में कुछ पोर्शन बीम का बाहर निकला होगा सपोर्ट के, जैसे कि आप देख रहे हैं डी वाली सपोर्ट के बाहर आपका बीम का पोर्शन निकला हुआ है, तो इस बीम को हम ओवरहैंगिंग बीम के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, और एक बार तेजी से हम इसका रिवीजन करते हैं और आज की क्लास को फिर समाप्त करेंगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में से आपको क्या क्या करना है। नंबर 1, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशंस को याद करके जाना है। नंबर 2, न्यूमेरिकल की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपको दोनों प्रकार के न्यूमेरिकल करा दिए गए हैं। नंबर 1 न्यूमेरिकल कौन सा होगा, जो आपको कराया गया, जो आपकी स्क्रीन पर है इस समय, जिसमें पॉइंट लोड और यूडीएल दोनों हैं। फिर एक न्यूमेरिकल आपको ऐसा भी कराया है जिसमें यूवीएल है। तो आपका कॉन्सेप्ट यूडीएल, यूवीएल और साथ में पॉइंट लोड, उसके द्वारा आपका कॉन्सेप्ट, तीनों तरीके के लोड को कैसे एनालाइज करते हैं वो कॉन्सेप्ट अच्छे हो गए होंगे। फिर आपको ये डेरिवेशन करके जाना है, और इस डेरिवेशन में यदि डेरिवेशन आएगा तो यही आएगा, अन्यथा इस चैप्टर में कोई और डेरिवेशन नहीं है। या तो सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाएंगी या न्यूमेरिकल
आपको मिलेगा। लेकिन ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हो सके तो आप इसमें इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल्स को और करें, और कम से कम 3-4 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और यदि उसके बाद भी यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप मेरे YouTube चैनल पर इसकी पूरी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से भी अपना मदद ले सकते हैं और अपने एग्जाम्स की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, it's all for today. Thank you very much and all the best.